Hello friends, welcome book all book acad. So today we will discuss another new chapter of business studies. Chapter name is व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले हम वित्त का अर्थ समझेंगे। वित्त शब्द का अर्थ मुद्रा, धन अथवा कोषों से लगाया जाता है। मतलब जो वित्त की अगर हम बात करें तो जो अर्थ है वो क्या, मुद्रा या धन या मतलब जो कोष होते हैं, फंड जो होते हैं, उनसे लगाया जाता है, उसकी बात की जा रही है। व्यवसाय द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए कोषों की आवश्यकता को व्यावसायिक वित्त कहते हैं। तो जो भी व्यवसाय में हम गतिविधि करते हैं उसे संचालन के लिए क्या होती है, हमें एक फंड की, कोष की जरूरत पड़ती है। उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोष या फंड कह रहे हैं। ठीक है, जिसे हम व्यावसायिक वित्त के नाम से बोल रहे हैं या पहचान रहे हैं। वित्त की आवश्यकता व्यावसायिक जीवन के प्रत्येक स्तर पर पड़ती है। समुचित वित्त के बिना व्यवसाय का संचालन नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जो वित्त है ना, वो व्यवसाय के प्रत्येक स्तर पर पड़ती है। फंड की ज़रूरत, हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो समुचित वित्त के बिना मतलब जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं उसमें बिना पैसे के, मतलब बिना फंड के हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। और बिजनेस करने आए तो इसका मतलब हमें फंड उसमें चाहिए होंगे, फाइनेंस हमें चाहिए होगा। ठीक है, बिना उसके हम बिजनेस को नहीं कर सकते। व्यवसाय वित्त की आवश्यकता, व्यवसाय वित्त की आवश्यकता की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ स्थायी पूंजी संबंधी आवश्यकताएं। व्यवसाय वित्त की जो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, स्थायी पूंजी संबंधी आवश्यकताएं। एक नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए कोषों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी आदि। तो हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी आदि की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए हमें क्या है, कोष चाहिए होगा, कोष मतलब फंड चाहिए होगा। ठीक है, तो बिना पैसे के, बिना फंड के हम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे एक ये बात हमारे माइंड में आनी चाहिए। फिर कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकता, कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं जो हैं वो होती हैं, हम दिन प्रतिदिन में जो व्यवसाय में काम करते हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो हमें वहाँ पैसे का लेन देन करना पड़ता है। उस प्रतिदिन के जो कार्य को, एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है, उसी को हम कार्यशील पूंजी बोलते हैं। ठीक, तो कच्चा माल खरीदने, मजदूरी, वेतन भुगतान करने, बिजली का बिल भुगतान करने, या और भी हम क्या कैरियर भाड़ा वगैरह भुगतान करने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। विविधीकरण हेतु, विविधीकरण मतलब एक कंपनी को अपने उत्पाद के विविधीकरण के लिए कोषों की आवश्यकता होती है। जैसे आईटीसी, मतलब क्या है, किसी भी कंपनी में कोई जरूरी नहीं कि वो एक से ज़्यादा उत्पाद बना रहा होता है। ठीक है, तो उन सब उत्पादों के लिए उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी, कोषों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तकनीकी सुधार हेतु, तकनीकी सुधार का मतलब कि टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, अगर उसे अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में नई से नई टेक्नोलॉजी को अगर लाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फंड, भाई पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कंप्यूटर का उपयोग अगर हमें करना है तो कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, उसके लिए हमें फंड, तो तकनीकी सुधार के लिए भी फंड की जरूरत पड़ती है। विकास एवं विस्तार हेतु अगर हम बात करें, तेज गति से आगे बढ़ने के लिए व्यवसाय को ज़्यादा विनियोग की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यवसाय को प्रोग्रेस या हमें और ज़्यादा उसे बड़ा करना है, ठीक है, और बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो हमें क्या है, फंड की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए व्यवसाय के विकास व विस्तार के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और बहुत ही जरूरी है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कोष हमें, या जो वित्त फंड है वो कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं। तो कोषों के स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है, यहाँ वर्गीकरण करके बताया गया है कोषों के स्रोतों का वर्गीकरण। तो अवधि के आधार पर, अगर अवधि के आधार पर करेंगे तो टाइम पीरियड के आधार की बात करेंगे कि अवधि के आधार पे, तो दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे समता अंश, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, शेयर्स। ठीक है, शेयर्स की बात करें, समतांश। ठीक है, समतांश हमारे कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं। ठीक है, संचित आय, संचित आय जो हमारी क्या है, क्या होती है, इकट्ठी करी हुई जो हमारी पैसा होता है, ठीक है, वो संचित आय हो जाती है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसके बाद में पूर्वाधिकारी अंश, पूर्वाधिकारी प्रेफरेंस शेयर हो जाते हैं। ऋण पत्र हमारे डिवेंचर हो जाते हैं। वित्तीय संस्थानों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं उनसे ऋण। ठीक है, फिर बैंकों से ऋण, तो लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अल्प अवधि के लिए हमारा व्यापार साख हो जाती है, जो मतलब क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट हो जाती है हमारी व्यापार साख। फिर आड़त, ठीक है, फिर होते हैं बैंक। उसके बाद में वाणिज्यिक पत्र, ठीक है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल पेपर जो हमारे हो जाते हैं। तो ये तो हमारे हो गए अवधि के आधार पर, दीर्घ अवधि और अल्प अवधि हमारे कौन से होते हैं। फिर स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करेंगे, स्वामित्व मतलब कि जो खुद का हमारा फंड होता है उसकी बात करें। स्वामित्व कोष हमारे कौन, समता कोष, भाई जो हमारे प्रेफरेंस शेयर हो जाते हैं। और फिर कौन से हो जाते हैं, जो इक्विटी शेयर हो जाते हैं। ठीक है, संचित आय, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऋण पत्र की, अगर ऋणगत कोष की बात करेंगे तो ऋण पत्र आ जाए, डेवेंचर जिन्हें हम बोल रहे थे। बैंकों से ऋण, ठीक है, फिर वित्तीय संस्थानों से ऋण, सार्वजनिक जमा, जो सार्वजनिक होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट जो होती है, ठीक है, वो सार्वजनिक जमा, निजी वित्तीयन हो जाता है। और वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर हो जाते हैं। तो ये हमारे
किसी स्वामित्व के आधार पर हो गए, ठीक है। स्वामित्व कोष हमारे कौन से होते हैं, शेयर्स हो जाते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, या इनकम जो हमारी करीबी होती है उसी में से हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ऋण कोष, हमारे ये सारे इधर दिए हैं, ऋण पत्र आपको बैंक वगैरह हो गए, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक जमा और वाणिज्यिक पत्र। फिर जुटाने के स्रोत के आधार पर कहाँ कहाँ से हम जुटा सकते हैं, तो करें आंतरिक अगर स्रोत की बात करेंगे तो हमारे शेयर्स हो जाते हैं, समतांश पूंजी हमारी हो जाती है और संचित आय हो जाती है। फिर बाह्य स्रोतों की अगर हम बात करें तो वित्तीय संस्थाएं जैसे हमारी हो जाती हैं बैंक से ऋण, पूर्वाधिकारी अंश, ठीक है, जिसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, सार्वजनिक जमा जो जिसे पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं, ऋण पर डिबेंचर हो जाए, व्यापारिक पत्र हो गया, ठीक है। फिर उसमें व्यापार साख हो गई, ठीक है, व्यापारिक पत्र, व्यापारिक साख हो गई, अब फैक्टरिंग हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, जो कह रहे हैं जुटाने, कहाँ कहाँ से हम फंड को रेज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम जुटा सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए फंड, कहाँ कहाँ से कोषों को हम ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्गीकरण बहुत अच्छी, आपका चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से इसे आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, है वित्त प्राप्त करने की विधियां हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो वित्त प्राप्त करने की विधियां हमारी कौन कौन सी होती हैं, अंशों का निर्गमन, ठीक है। तो अंशों का निर्गमन करके हम क्या है, फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। तो अंशों के जारी करने से प्राप्त पूंजी को अंश पूंजी कहा जाता है। तो भाई अंशों को हम जो जारी करते हैं उससे जो हमें प्राप्त होती है वो अंश पूंजी कहलाती है। कंपनी के छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या, कैपिटल जो पूंजी होती है उसकी अंश पूंजी जो वो बांट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले 10,000 के शेयर है, 10,000 हमारे शेयर है और 10 रुपये के मूल्य पर हमने जारी कर दिए, तो उस कंपनी की जो अंश पूंजी हो जाएगी वो 1,00,000 रुपये कलेक्ट हो जाएगी। जिस व्यक्ति के पास ये शेयर होंगे उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। और शेयर दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, समता शेयर और पूर्वाधिकारी से, आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं समता शेयर और पूर्वाधिकारी मतलब भाई हमारे इक्विटी शेयर होते हैं, एक पूर्वाधिकारी जिसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो समता अंश हमारे वो होते हैं जिन्हें क्या होता है, सबसे लास्ट में सब कुछ मिलता है, ठीक है। हाई रिस्क हाई बेनिफिट होता है उनके साथ। और पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं, जिन्हें भाई सबसे पहले लेने का अधिकार होता है, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह, ठीक है। तो कह रहे हैं समता शेयर की बात अगर हम बात करें तो समता शेयर आप जानते हैं, समता शेयर जो शेयरधारी होते हैं कंपनी के स्वामी भी कहलाते हैं, ठीक है। उन्हें प्रबंध में भी भाग लेने का अधिकार होता है, वोट देने का भी अधिकार होता है, क्योंकि वह कंपनी का स्वामी होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो पूर्वाधिकारी होते हैं ये कंपनी के स्वामी होती है, केवल लाभ में हिस्सेदारी होती है इनकी, इसलिए ये केवल बस प्रॉफिट में ही अपना, बाकी किसी भी चीज़ में क्या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लाभ गुण की अगर बात करें तो स्थायी पूंजी, लंबी अवधि के लिए हम ये वित्त प्राप्त करने के लिए समतांश महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हमें लंबी अवधि के लिए लें तो समतांश सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया हमारा यही तरीका है। फिर संपत्तियों पर भार नहीं होते, और सबसे मेन चीज़ कि संपत्तियों पर भार नहीं होते। संपत्तियों पर भार का मतलब घाटा हो कुछ भी हो, लेकिन हमें देना ही देना ऐसा नहीं होता। ये हमारे प्रेफरेंस शेयर में होता है, बट हमारे समता शेयर में नहीं होता है, ठीक है। तो समता शेयर जारी करते समय कंपनी को अपनी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, लेकिन हमें प्रेफरेंस शेयर करने के लिए रखनी पड़ती है। तो अधिक लाभ समताधारियों को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि अधिक घाटा भी वही उठाते हैं, तो अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती जब कंपनी ज़्यादातर लाभ कमाती है, ठीक है। नियंत्रण की बात करें तो समता शेयर आदि प्रबंध में हिस्सा ले सकते हैं। जो समताधारी होते हैं वो प्रबंध में हिस्सा ले सकते हैं और वोट देने का अधिकार भी होता है, बट प्रेफरेंस शेयर को ये अधिकार नहीं होता है। कंपनी पर भार नहीं, ठीक है। समताधारी आपको ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं कि लाभांश का भुगतान करना जरूरी नहीं होता, अगर प्रॉफिट होगा तभी उन्हें किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। हानियों की अगर बात करें तो जोखिम, हानियों की बात करेंगे तो जोखिम समता अंशधारियों सबसे ज्यादा जोखिम होता है, इसीलिए उन्हें सबसे ज्यादा लाभ भी होता है। जब लाभ होगा तो भाई सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिले, सब कुछ बांटने के बाद जो भी बचे वो सारा उन्हीं का होता है। तो भाई इस कंडीशन में हो सकता है ना भी मिले और हो सकता है बहुत ज़्यादा मिले, तो ये दोनों सिचुएशन हैंडल वो फेस करते हैं। वो ज़्यादा लागत की अगर बात करें तो समता अंशों की लागत ऋण की लागत एवं पूर्वाधिकारी शेयरों की लागत से ज़्यादा होती है। जो समता अंश जारी किए जाते हैं तो उनकी लागत जो आती है वो पूर्वाधिकारी अंश से ज़्यादा आती है, ठीक है। अधिक देरी समता शेयर जारी करने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उनकी फॉर्मेलिटी ज़्यादा लंबी होती है। शेयर बाजार की दशाओं पर निर्भर, और ये शेयर बाजार की दशाओं पर निर्भर रहते हैं। समता धारी को जोखिम ज़्यादा होता है, इसीलिए शेयर बाजार में तेजी से समय समता शेयर की मांग ज़्यादा होती है, ठीक है। इन पर जोखिम भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा, दोनों ही बातें रहती हैं, इसीलिए इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है शेयर मार्केट में। पूर्वाधिकारी अंशों को समता अंशों के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है। भाई पूर्वाधिकारी अंश जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो उन्हें तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है, उन्हें तो प्रॉफिट जो उनका तय है, निश्चित है, वो मिलना ही मिलना, देना ही देना है। तो क्या ये एक छोटे बच्चे के समान होते हैं कि भैया मुझे तो चाहिए कुछ भी हो जाए। समता अंशधारी जो हमारे थे एक समझदार मैच्योर पर्सन होते हैं, ठीक है। तो उन्हें ठीक है कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार मिल जाएगा, तो क्या संतना कर लेते हैं, ठीक है, मतलब और ये नहीं करते हैं। तो ये एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करते हैं, ये एक लेनदार की तरह होते हैं, इन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं होता, और इन्हें कोई भी वोट देने का या पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। भैया अपना फ़ायदा लो और लिख लो,
ठीक है। पूर्वाधिकारी अंशों के प्रकार, पूर्वाधिकारी अंशों के अगर प्रकार की बात करेंगे तो कौन सा, संचयी पूर्वाधिकारी अंश, ठीक है, असंचयी पूर्वाधिकारी अंश, भागीदारी पूर्वाधिकारी अंश, गैर पूर्वाधिकारी अंश, परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी। तो संचय हमारे कौन से होते हैं, कम्युलेटिव कम्युलेटिव पूर्वाधिकारी अंश है, कम्युलेटिव हो गया, अनकम्युलेटिव पूर्वाधिकारी अंश, तो फिर भागीदारी मतलब पार्टिसिपेटिंग पूर्वाधिकारी अंश, ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और फिर उसके बाद में हो जाते हैं परिवर्तनीय मतलब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो ये हमारे क्या पूर्वाधिकारी अंशों के प्रकार मतलब प्रेफरेंस शेयर के क्या थे प्रकार थे कि किस तरीके हमारे पूर्वाधिकारी अंश हो सकते हैं। अब पूर्वाधिकारी अंशों के लाभ, पूर्वाधिकारी अंशों के लाभ क्या है, निवेश की सुरक्षा, पूर्वाधिकारी अंशधारियों का निवेश सुरक्षित होता है, इन्हें लाभांश एवं पूंजी प्राप्त करने का पहले अधिकार होता है। वो ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं भैया, इन्हें पहले मिलेगा जो भी मिलेगा, ठीक है, और सुरक्षित होते हैं क्योंकि घाटा होगा कुछ होगा, इन्हें तो फायदा ही लेना है, घाटे से मतलब ही नहीं है। संपत्तियों पर भार नहीं होते, संपत्तियों पर भार नहीं, ठीक है, कि जब कंपनी ये शेयर जारी करती है तो उसे कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, ठीक है। कौन से वाले, पूर्वाधिकारी अंश की बात कर रहे हैं। फिर नियंत्रण, ये शेयर धारक कंपनी के प्रबंध को प्रभावित नहीं करते क्योंकि इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, इन्हें भैया वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन हमारे वो होते थे कौन से, समताधिकारी, उन्हें वोट देने का अधिकार होता था। निश्चित लाभांश, पूर्वाधिकारी अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, इसलिए ऐसे निवेशकों के लिए बढ़िया है जो एक निश्चित दर से आय प्राप्त करना चाहते हैं, जो भाई लॉस उठाना नहीं चाहते, केवल आय जिन्हें चाहिए, तो उनके लिए अच्छा सौदा होता है। सीमा या हानियां कह सकते हैं, तो कोषों का महंगा स्रोत, ये कोषों का महंगा स्रोत है, शेयर जो जारी किए जाते हैं इन पर खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए कहते हैं कोषों का ये महंगा स्रोत है, ठीक है। इन पर लाभांश की दर ऋण पत्रों पर ब्याज की दर से अधिक होने के कारण ये ऋण पत्र के मुकाबले वित्त का अधिक महंगा स्रोत होता है। भाई डिवेंचर के मुकाबले जो होता है हमारे शेयर्स ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं, ठीक है। कर इशू करने में कर की बचत नहीं होती। पूर्वाधिकारी अंशों का लाभांश लाभ में से नहीं काटते, जो पूर्वाधिकारी अंशों पर हम लाभांश देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स को, उनका जो लाभांश है उस पर जो है लाभ में से कर, जो अंशों का लाभांश में से पूर्वाधिकारी अंशों का लाभांश लाभ में से नहीं काटा जाता, लाभांश जो है लाभ में से नहीं काटा जाता, इसलिए इससे कंपनी को कर में बचत नहीं होती है, ठीक है। जो इसका लाभांश है वो लाभ में से नहीं काटते हैं, इसलिए इस पर कर की बचत नहीं होती है, ठीक है। जोखिम लेने वालों के लिए उपयुक्त नहीं है, और ये क्या है, जो हमारे पूर्वाधिकारी जोखिम लेने वालों के लिए उपयुक्त नहीं है, जोखिम ले सकते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए है हमारे इक्विटी शेयर। तो पूर्वाधिकारी अंश उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है जो अधिक आय के लिए ज़्यादा जोखिम उठाना चाहते हैं, ठीक है। समता शेयर और पूर्वाधिकारी शेयर में अंतर, तो अंतर क्या, लाभांश की अगर बात करें तो पूर्वाधिकारी अंशों को भुगतान करने के बाद लाभांश दिया जाता है, मतलब पूर्वाधिकारी अंशों को पहले दे देंगे, उसके बाद में किसे दिया जाएगा, समता अंशधारी को दिया जाएगा, लेकिन पूर्वाधिकारी अंशों को समता अंशधारी से पहले लाभांश दिया ज़्यादा। वोट देने का अधिकार, भाई वोट देने का अधिकार इन्हें होता है समता शेयर को, और पूर्वाधिकारी को नहीं होता है। जोखिम, ये अधिक जोखिम उठाते हैं, ये कम जोखिम उठाते हैं, ठीक है, या बिल्कुल ना जोखिम नहीं उठाते हैं। लाभांश की दर की अगर बात करें तो लाभांश की दर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि भाई इन्हें जो बचता है वो मिलता है, चाहे कम बचे ज़्यादा बचे, तो इनकी लाभांश की दर घटती बढ़ती रहती है, लेकिन पूर्वाधिकारी भी निश्चित रहती है जो उनका तय है। नियंत्रण की बात, प्रबंध पर नियंत्रण होता है, समता शेयरधारियों जो हमारे होते हैं इक्विटी शेयर्स का प्रबंध में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट हमारे पूर्वाधिकारी जो शेयर्स होते हैं वो नहीं कर सकते। ऋण पत्र, क्या दीर्घकालीन वित्त, दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋण पत्र भी हमारे होते हैं जो महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है, फंड रेज करने का। तो ऋण पत्रधारी निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करते हैं। इन ऋण जो हमारे ऋण पत्रधारी जिन्हें हम डिवेंचर कहते हैं, तो डिवेंचर जो होते हैं उनके आगे ही परसेंटेज लगी रहती है, 6%, 7%, 8%, तो जितने परसेंट उनके आगे लगी उसी परसेंट से निश्चित दर से क्या है, ब्याज दिया जाता है। ब्याज छमाही या वार्षिक चुकाया जाता है, इसलिए ऋण पत्रधारी कंपनी के लिए एक लेनदार होता है, ये हमारे लेनदार की तरह होते हैं, ठीक है, कि भैया इन्हें क्या है, ब्याज देना ही देना है, ठीक है, लेकिन ये शेयर से सस्ते होते हैं, ठीक है, इन्हें जारी करना थोड़ा आसान होता है। तो ऋण पत्र के प्रकार, तो सुरक्षित ऋण पत्र, ठीक है, तो ये हमारे सुरक्षित हो गया ऋण पत्र, ठीक है, सिक्योर डिवेंचर, फिर असुरक्षित ऋण पत्र, फिर परिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्र जो हमारे क्या है, कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर्स वगैरह में, ठीक है। तो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, फिर अशोध्य ऋण पत्र, ठीक है, शोध्य ऋण पत्र, ठीक है, जो शोध्य हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जिन्हें वो कर दिया जाता है। फिर आ जाता है ऋण पत्र को लाभ, ऋण पत्र के लाभ की अगर बात करें तो सुरक्षित निवेश का क्या, ऋण पत्र ऐसे निवेशकों द्वारा लिए जाते हैं जो जोखिम नहीं लेना चाहते और जो स्थायी आय चाहते हैं। ऋण पत्र वो लोग व्यक्ति परचेज करते हैं, वो लोग व्यक्ति लेते हैं जो बिल्कुल भी जोखिम उठाना नहीं चाहते, ठीक है।
तो बाकी जो जोखिम उठाना जानते हैं चाहते हैं वो लोग शेयर्स लेते हैं। नियंत्रण की अगर बात करें, ऋण पत्रधारी को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। कम खर्चीला, पूर्वाधिकारी अंशों से कम खर्चीले, पूर्वाधिकारी अंशों से भी कम खर्चीले होते हैं। कर की बचत, ऋण पत्र पर ब्याज कर में कटौती। ऋण पत्र पे एक फायदा होता है बस, क्या होता है, ये जो इसके ब्याज जो होती है वो ऋण पत्र पर ब्याज जो है कर में कटौती होती है, ब्याज कर में कटौती होती है, इसलिए कर में बचत होती है और इससे कर में बचत हो जाती है। ऋण पत्रों की सीमाएं, स्थायी दायित्व, हानि होने की दशा में भी कंपनी को ब्याज चुकाना पड़ता है, इसलिए यह कंपनी के लिए जोखिम भरा वित्त होता है। भैया अगर कंपनी को हानि भी हो रही है तब भी उन्हें क्या करना पड़ेगा कि इनके लिए तो प्रॉफिट जितना परसेंट उनका तय है उतना देना ही पड़ेगा ब्याज। ठीक है। संपत्तियों पर भार, और ये संपत्तियों पर भार होते हैं। सुरक्षित ऋण पत्रों को जारी करने पर कंपनी को अपनी संपत्ति जमानत के रूप में रखनी पड़ती है। साख में कमी, नए ऋण पत्र जारी करने पर कंपनी की ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है। आधार की बात करें, अंश और ऋण पत्र, तो प्रकृति अंश पूंजी होती है और ये ऋण पत्र के रूप में ऋण में होते हैं। ठीक है। ऋण पत्र के रूप में ऋण होते हैं। प्रत्यय लाभांश होता है इसका, प्रत्यय और इसका ब्याज होता है। ठीक है। तो अंशों पे हमें लाभांश मिलता है, ये याद रखने वाली बात है कि अंशों पे हमें क्या मिलता है, अंशों पे हमें मिलता है लाभांश, और ऋण पत्रों में हमें मिलता है ब्याज। वोट देने का अधिकार अंशों को होता है वोट देने का अधिकार, लेकिन ऋण पत्रों को नहीं होता है। ठीक है। धारक शेयर धारक के रूप में स्वामी कहलाते हैं और ये ऋण पत्र धारक केवल लेनदार कहलाते हैं। प्रकार, अंश दो प्रकार के हो सकते हैं जो आप जानते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। लेकिन ऋण पत्र दो से ज़्यादा प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। जो आपने ऊपर पढ़ रखे हैं। ठीक है। उसके बाद में सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षित नहीं होते। ठीक है। अंश पत्र हमारे सुरक्षित नहीं होते, लेकिन ऋण पत्र हमारे सुरक्षित होते। क्यों? क्योंकि इनके लिए क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी क्या रखते हैं, गिरवी रखते हैं। ठीक है। बंधक रखी जाती है प्रॉपर्टी, इसलिए क्या है, कंपनी घाटे में जाए किसी में जाए, लेकिन इन्हें इनका पैसा वापस मिल जाएगा। प्रतिधारित आय की अगर बात करें, शुद्ध लाभ में से कर एवं लाभांश घटाने के बाद, जो शुद्ध लाभ में से कर एवं लाभांश जो होगा वो घटाने के बाद जो भाग बचता है वह भाग बांटा नहीं जाता, बल्कि पुनः बिना नियोजन के लिए उद्देश्य से कंपनी में ही रख लिया जाता है। प्रतिधारित आय का मतलब समझ गए कि शुद्ध लाभ में से कर और लाभांश घटाने के बाद जो भाग बचता है वह भाग बांटा नहीं जाता, बल्कि पुनः नियोजन के लिए के उद्देश्य से कंपनी में ही रख लिया जाता है। उदाहरण, प्रतिधारित आय स्वयं वित्त, स्वयं रिटेन अर्निंग जिसे हम बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग जिसे वो हम बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे दिया है चार्ट। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया, एक्स लिमिटेड द टोटल कैपिटल 50 लाख है, विच इज द कंसिडर 10% डिवेंचर है। 10% डिवेंचर हमारे 20 लाख। ठीक है। 8% जो है प्रीफरेंस शेयर। ठीक। कैपिटल रेट है 10 लाख एंड द इक्विटी शेयर है हमारे 20 लाख। तो टैक्स रेट ऑफ द 40%, कंपनी इज रिटर्न ऑन द टोटल कैपिटल इज द 20%। तो ये हमारा दिया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट हमारा बिफोर इंटरेस्ट 10 लाख है, 20% ऑफ द हमने रेट 50 लाख पे निकाला, 2 लाख आ गया हमारा। फिर लेस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर 10% था 20 लाख पे, वो हमारा आ गया 8 लाख। ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे क्या आ गया, 3,20,000। ठीक है। ये हमारा आ गया। उसके बाद में कहना है कि लेस टैक्स प्रोविजन, जो हम 40% टैक्स प्रोविजन हमने बनाया था 4,80,000। ठीक है। ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ गया 80,000। ठीक है। फिर कहें लेस प्रीवियस डिविडेंड, मतलब डिविडेंड हमारा 8% था, कितने 10 लाख पर, तो हमारा 4 लाख आ गया। क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड द प्री डिविडेंड ये हमारा 2 लाख। ठीक है। फिर लेस इक्विटी डिविडेंड हमारा 2 लाख है, रिटर्न अर्निंग हमारी निकल के आ जाएगी इससे। अब कह रहे हैं लाभ हमारा, तो लाभ कोई लागत नहीं, कोई लागत नहीं, कंपनी को इसे प्राप्त करने के लिए ब्याज, लाभांश, विज्ञापन, प्रविवरण ब्याज नहीं करना पड़ता। मतलब जो हम ऋण पत्र जारी करते हैं उसमें हमें कंपनी को कोई भी प्राप्त करने के लिए ब्याज, लाभांश, विज्ञापन या प्रविवरण पर व्यय करना नहीं पड़ता है। संपत्ति पर भार नहीं, कंपनी को कोई संपत्ति, अच्छा जो हमारी रिटर्न अर्निंग होती है, संपत्ति पर कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। ठीक है। ना इसके लिए कोई विज्ञापन वगैरह कुछ करना पड़ता है। विकास एवं विस्तार की अगर बात करें तो प्रतिधारित आय को पुनः विनियोजित करके कंपनी का विकास और विस्तार किया जाता है। प्रतिधारित आय होती है, रिटर्न अर्निंग जो हमारी होती है, उसे फिर से क्या किया जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट करके दोबारा से क्या कंपनी का विस्तार किया जा सकता है। ख्याति, कंपनी के शेयरों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है और इससे क्या है, कंपनी के जो शेयर होते हैं उनका बाजार मूल्य बढ़ जाता है। दोष, निश्चित स्रोत, ये वित्तीय कोषों का निश्चित स्रोत है, क्योंकि यह आय तभी प्राप्त होती है जब अधिक लाभ हो। शेयर होल्डर्स में असंतोष, प्रतिधारित आय शेयर होल्डर्स में असंतोष के कारण बनता है, क्योंकि उन्हें कम लाभांश प्राप्त हो। भाई जो भी प्रतिधारित आय है उससे हम क्या कर लेते हैं, वो सब घटाने उठाने के बाद आप कंपनी में ही रख लेते हैं। तो इससे क्या शेयर होल्डर्स में ना असंतोष फैलता है कि भैया उनके क्या लाभांश कम हो जाता है, इसलिए वो क्या है असंतोष रहते हैं, या क्या इसलिए वो
उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। तो सार्वजनिक जमा की अगर बात करें, एक कंपनी के द्वारा जब जनता से सीधे जमा स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है, किसी कंपनी तो सार्वजनिक कंपनी है, उसके द्वारा जब सीधे जनता से जमा स्वीकार किए जाते हैं तो उसे सार्वजनिक जमा कहा जाता है, जिसे हम पब्लिक डिपॉजिट कह रहे थे, ठीक है। इन जमाओं पर ब्याज की दर बैंक की ब्याज की दरों से ज़्यादा होती है, और जो ये हम कंपनी जो लेती है, इन्हें बैंक में जो ब्याज मिल रहा है उससे ज़्यादा ब्याज देती है, ठीक है। ये रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होती है, और इस पर क्या है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसे क्या है, फॉलो करना पड़ता है कंपनी को, तथा अपनी अंश पूंजी व रिजर्व के 25% से ज़्यादा जमा स्वीकार नहीं करती। जो कंपनी की अंश पूंजी है उससे वो 25% से ज़्यादा जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, नहीं ले सकती, ठीक है। लाभ की बात करें तो संपत्तियों पर भार नहीं होता, यानी क्या भैया, जो उसकी संपत्ति है उस पर भार नहीं है, मतलब कोई भी 4 प्रॉफिट नहीं है। कर की बचत, ब्याज के भुगतान को लाभों से घटाया जाता है, इससे कर की बचत होती है। जो ब्याज के जो भुगतान है वो लाभों से घटा के किए जाते हैं, तो इससे कर की बचत हो जाती है। सरल प्रक्रिया, अंशों तथा ऋण पत्रों के मुकाबले सार्वजनिक जमा प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। जो हमारे अंश पत्र थे या ऋण पत्र थे उसके मुकाबले या सार्वजनिक जमा जो हम लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हम लेते हैं, वो अपेक्षाकृत सरल होती है। नियंत्रण की अगर बात करें तो मताधिकार न होने के कारण वे कंपनी के नियंत्रण को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नियंत्रण की अगर बात यहाँ पर करें तो मताधिकार होता नहीं होने, तो इसलिए कंपनी के नियंत्रण को प्रभावित नहीं कर सकते, वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता है। सीमाई की बात करें, अल्पकालीन वित्त का, अल्पकालीन वित्त क्या है, इनकी परिपक्वता अवधि कम होती है, ठीक है। तो सीमाई की अगर बात करें तो इनकी परिपक्वता अवधि कम होती है, इसलिए कंपनी दीर्घकालीन वित्त नहीं प्राप्त कर सकती। सीमित कोष, सीमित कोष की अगर बात करें, सार्वजनिक जमा की राशि अंश पूंजी व संचय का 25% से ज़्यादा प्राप्त नहीं करती, मतलब 25% से ज़्यादा अंश वो क्या ना फंड रेज नहीं कर सकती इस माध्यम से। फिर क्या, नए व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त, और नए व्यवसायों के लिए तो बिल्कुल अनुपयुक्त होती है, क्योंकि नई कंपनियां इन कोषों को प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करती है। नई कंपनी जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें क्या है, मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, सुपर प्रॉफिट की बात बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो और ये हमारे जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा नॉर्मल से तभी हम ये कर पाते हैं, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट हमारी क्या होती है, व्यापारिक साख। व्यापारिक साख की बात करें तो व्यापारिक साख ऐसी साख होती है जिसे माल अथवा सेवाओं को क्रय करने के संबंध में एक व्यावसायिक फर्म द्वारा दूसरी व्यावसायिक फर्म को उपलब्ध कराया जाता है, ठीक। क्रय करने वाली व्यावसायिक फर्म को शीघ्र भुगतान किए बिना माल एवं सेवाएं प्राप्त हो जाती, मतलब उधारी पे, ठीक है। माल क्या है, उन्हें मिल जाता है, मतलब जो रॉ मटेरियल उधारी पे वो ले सकते हैं, इसे हम क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट या व्यापारिक साख कहते हैं। व्यापारिक साख के गुण क्या है, सुविधाजनक। व्यापारिक साख सुविधाजनक में एक सतत स्रोत है, ठीक है। ये सुविधाजनक तो है और सतत स्रोत है, शीघ्र भुगतान किए बिना क्रय है, मतलब हम भुगतान किए बिना ही क्या है, शीघ्र क्रय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये शीघ्र उपलब्धता, व्यापारिक साख को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए विक्रेता की दृष्टि में क्रेता की अच्छी साख होनी है, मतलब गुडविल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर व्यापारिक साख के दोष क्या है, अधिक जोखिम। भाई अधिक जोखिम का मतलब है कि आसान व्यापारिक साख सुविधा प्राप्त होने पर फर्म बहुत अधिक व्यापार में लग जाती, मतलब फिर अधिक से अधिक वो माल खरीदना शुरू कर दिए, इससे फर्म के सामने जोखिम बढ़ जाता है। जब हम क्या है, अपनी क्षमता ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, अपनी क्षमता ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, घाटे का सौदा बन जाता है, ठीक है। ये हमारे जोखिम पैदा करता है। सीमित कोष, व्यापारिक साख के द्वारा कोषों को सीमित मात्रा में ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो हमारी क्या है कि व्यापारिक साख जो होती है उससे सीमित ही हम मात्रा में को क्या है फायदा उठा सकते हैं। महंगा स्रोत, और सामान्य रूप से ये वित्त प्राप्त करने का अन्य स्रोतों की अपेक्षा महंगा स्रोत होता है। वाणिज्यिक बैंक की अगर बात करें तो वाणिज्यिक बैंक नगद साख, अधिविकर्ष, सावधि ऋण, बिलों की कटौती के रूप में ऋण व अग्रिम प्रदान करते हैं। ऋण पर निश्चित दर से ब्याज लिया जाता है, ऋण पत्र, ठीक है, क्या है, ऋण वगैरह, ऋण पर निश्चित दर से ब्याज लिया जाता है वाणिज्यिक बैंक, और ये महंगे रहते हैं हमारे। समय पर सहायता की, वाणिज्यिक बैंक उचित समय पर व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। गोपनीयता, वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋण के संबंध में गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। आसानी से उपलब्ध, वाणिज्यिक बैंकों से कोष की प्राप्ति आसानी से उपलब्ध होती है, क्योंकि इसके लिए प्रविवरण आवश्यक नहीं होती। सीमा या दोष की बात करें, केवल अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त, दीर्घ अवधि के लिए वित्त नहीं प्राप्त किए जा सकते, ठीक है। फिर संपत्तियों पर भार के ऋण व अग्रिम प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती। बैंक कभी भी ऐसे नहीं देती है, सिक्योर लोन ही देती है वो। वित्तीय संस्था, राज्य एवं केंद्र सरकार ने कंपनियों को वित्त प्रदान करने के लिए बहुत सी वित्तीय संस्थाएं स्थापित की हैं, जिन्हें विकास बैंक कहा जाता है। उनमें से कुछ IFCI है हमारी, ठीक है, फिर ICICI है, ठीक है, फिर IDBI है, और LIC तथा UTI है, ठीक है। ये क्या है कि फाइनेंस, मतलब वित्तीय संस्थाओं क्या फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। तो इसमें आप IFCI भी जानते हो, IFCI कौन सी है, ICICI बैंक आप जानते हो, IDBI बैंक भी जानते हो, LIC भी आप जानते हो, और UTI भी, ठीक है। लाभ हमारे क्या है
कि लाभ की अगर बात है, दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाएं दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती हैं। वित्तीय संस्थाएं जो हमें दीर्घकालीन वित्त प्रदान होती है। वित्तीय संस्थाएं जो हमारी दीर्घकालीन वित्त वाली हमारी अलग ही होती हैं, जो क्या है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नहीं दी जाती, जो कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नहीं। प्रबंधकीय सलाह, ये संस्थाएं वित्तीय प्रबंधकीय तथा तकनीकी सलाह भी व्यवसायों को प्रदान करती है। फंड के साथ साथ क्या है, वित्तीय तो दे ही रही है, प्रबंधकीय तथा तकनीकी सलाह भी देती हैं। आसान किस्तें, ऋण का भुगतान आसान किस्तों में किया जा सकता है, जो व्यवसाय पर भार नहीं होती है, ठीक है। और है किस्तों में भुगतान कर सकते हैं जो हमने ऋण लिया है। सीमाएं दोस्त, अधिक समय लगना, ऋण देने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। ऋण देती है ना, इसमें अधिक समय लगता है क्योंकि इनका जो मापदंड है काफ़ी कठोर होता है, ठीक है, इसलिए इनमें ज़्यादा समय लगता है। प्रतिबंध, वित्तीय संस्थाएं कंपनी के संचालन मंडल पर कुछ प्रतिबंध लगाती हैं, और कंपनी के संचालन मंडल पर वो क्या है, प्रतिबंध भी, रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है अगर इतना मोटा उनने क्या है लोन दिया तो। व्यावसायिक वित्त को अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, व्यावसायिक वित्त के अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक पूरे विश्व में विदेशी मुद्रा के रूप में वित्त प्रदान करने का कार्य करते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक हमारे होते हैं पूरे विश्व में क्या है, विदेशी मुद्रा के रूप में वित्त प्रदान करने का कार्य करते हैं। भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक विदेशी वित्त प्रदान करने की महत्वपूर्ण संस्था है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो विदेशी वित्त प्रदान करने की महत्वपूर्ण संस्था है भारत में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी एजेंसियां व विकास बैंक जैसे IFC, ADB दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो IFC और IDB दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पूंजी बाजार की अगर बात करें, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद हमारी GDR कहलाती है। जब एक कंपनी स्थानीय मुद्रा वाले शेयर, कोई कंपनी जब स्थानीय मुद्रा वाले शेयर अंतर्राष्ट्रीय बैंक को देती है, मतलब स्थानीय मुद्रा वाले जो शेयर होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय बैंक को दे देगी, और बैंक क्या करेगी, उन्हें एक GDR जो होगी वो प्रोवाइड करा दे दी, उसके बदले में क्या GDR वो दे दी। GDR हमारी क्या होती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, ठीक है। जो ये रसीद क्या होती है, US डॉलर में अंकित होती है, और ये रसीद क्या होती है, US डॉलर में अंकित होती है, ठीक है। अब GDR जो हमारी होती है वो अमेरिका के अलावा बाकी हर कंट्री में हम क्या कर सकते हैं, इसे सूचीबद्ध करा सकते हैं। तो GDR की विशेषताएं क्या है, ये रसीद अमेरिका के अलावा किसी भी विदेशी बाजार में सूचीबद्ध हो सकती है। ये विनिमय साध्य विलेख होती है, विनिमय साध्य विलेख होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होती है। इसके धार इसे कभी भी शेयर में बदल सकते हैं, इसके धारक जो होते हैं इसे कभी भी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका धारक लाभांश प्राप्त कर सकता है, इसका धारक जो है लाभांश प्राप्त कर सकता है। धारक को बस वोट देने का अधिकार नहीं हो, इसका धारक लाभांश प्राप्त करता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं रखता है। भारतीय कंपनी रिलायंस, विप्रो, ICICI, तो विप्रो हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई, ICICI जो बैंक है वो हो गई, और GDR जारी किए हैं। तो हमारी तीन हो गई, रिलायंस, विप्रो और ICICI ने क्या कर रखे हैं, GDR जारी किए हैं, ठीक है, इनने GDR जारी किए हैं। तो GDR हमारी क्या है, केवल अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी जगह हम क्या कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो अमेरिका जमा रसीद, अब अमेरिका जमा रसीद क्या होती है, ADR, वो GDR था, ये ADR है। तो क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद, तो क्या रिसिप्ट, क्या तो है, यदि कोई कंपनी अमेरिका में जमा रसीद जारी करती है, करें यदि कोई कंपनी अमेरिका में जमा रसीद जारी करती है तो उसे अमेरिकन जमा रसीद ADR कहते हैं। ADR विशेषता क्या है, ये केवल अमेरिकन नागरिकों को जारी की जाती है, केवल अमेरिकन नागरिकों को जारी की जाती है, ठीक है। कौन से, अमेरिकन नागरिकों को केवल जारी की जाती है। यह केवल अमेरिकन शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकती है, और ये किस में हो सकती है, अमेरिकन शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। भारतीय कंपनी इन्फोसिस तथा रिलायंस ने ADR जारी किए हैं। तो भारतीय कंपनी अगर बात करें तो इन्फोसिस तथा रिलायंस जो है इसने ADR जारी किए हैं। भारतीय कंपनी इन्फोसिस और रिलायंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय कंपनी कौन सी है, इन्फोसिस और रिलायंस ने क्या है, ADR जारी किए हैं, ठीक है। इसके अलावा ADR और GDR में अंतर हम देख लेते हैं क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो सूचीबद्ध केवल अमेरिकन शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकते हैं, और ADR जो है अमेरिकन बाजार में ही सूचीबद्ध हो सकते हैं शेयर बाजार में, लेकिन GDR हमारे अमेरिका को छोड़ के, ठीक है, के विश्व के किसी भी शेयर मार्केट में सूचीबद्ध कराई जा सकती है। तरलता अधिक तरल होती है, कौन सी, ADR, लेकिन हमें GDR कम तरल होती हैं। अंशधारक केवल अमेरिकन नागरिक हो सकते हैं, और ये किसी भी देश का नागरिक हो सकता है, ठीक है, ये GDR में। अब विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड, ये ब्रांड विदेशी मुद्रा में जारी किए जाते हैं, ब्रांड नहीं, ये होंगे बॉन्ड, ठीक है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड,
ये बॉन्ड जो है विदेशी मुद्रा में जारी किए जाते हैं, ठीक है। इन पर निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। ये विदेशी बाजारों में सूचीबद्ध होते हैं। ये ऋण पत्रों से मिलते जुलते हैं। बॉन्ड जो होते हैं हमारे ऋण पत्रों से मिलते जुलते होते हैं। भारतीय डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अब ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हमारी आईडीआर, ठीक है, आईडीआर, जीडीआर और एडीआर, तो अब तीन चीज़ें हो गई। तो जीडीआर आप जानते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गई, ठीक है, कि समान ही है, केवल इस बात को छोड़कर कि इन्हें जारी करने वाली कंपनी विदेशी होती है जो भारतीय बाजार से धन एकत्रित करती है। डीआरएस, ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट को रुपये में प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराया जा सकता है। तो किसी भी भारतीय जो हमारे एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे सूचीबद्ध कराया जाता है। आईडीआर जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है? इशू कंपनी, जो फॉरेन हमारी होती है, फॉरेन कंपनी, इशू कंपनी, ठीक है, वो क्या करेगी, फिर ओवरसीज कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी, ठीक है, वह क्या रिक्वेस्ट करेगी इंडियन डिपॉजिटरी के पास, ठीक है, जाएगी। उसके बाद में क्या इंडियन इन्वेस्टर, ठीक है, और ये क्या इंडियन इन्वेस्टर को दे। तो आईडीआर जारी करने वाली कंपनी, आईडीआर जारी करने वाली कंपनी सर्वप्रथम अपने अंशों को ओसीबी को सुपुर्द करती है। सबसे पहले जो आईडीआर जो कंपनी होती है वो अंशों क्या है ओसीआर को सुपुर्द करेगी, ठीक है, ओवरसीज कस्टोडियन को सुपुर्द करेगी। इसके लिए कस्टोडियन बैंक को फाइनेंस मिनिस्ट्री से अनुमति लेनी पड़ती है। जो कस्टोडियन बैंक होती है उससे फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी होती है। ओसीबी अंशों को आईडीआर के रूप में जारी करने के लिए आईडी से प्रार्थना करता है। आईडी से क्या करता है? प्रार्थना करता है, ठीक है, और आईडी द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित अंशों को आईडीआर में परिवर्तित किया जाता है, जो कि भारतीय रुपए में होते हैं, जो कि भारतीय रुपए में। अंत में आईडी इन्हें इच्छुक निवेशकों को जारी करता है। तो ये हमारे आईडीआर थे, ठीक है, जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट थी। इसके बाद में आईडीआर किसी विदेशी कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। आईडीआर किसी विदेशी कंपनी द्वारा जारी किए जाएंगे, ठीक है। आईडीआर को किसी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। आईडीआर को किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जा सकता है और ये विदेशी कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। आईडीआर एक ऐसे अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आईडीआर जो है एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व कर देता है, जैसे आईडीआर 10 अंश, ठीक है। फिर आईडीआर के धारकों को कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। तो आईडीआर, जीडीआर और एडीआर जो आपके थे, ठीक है, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता, केवल प्रॉफिट ही ले सकते हैं। आईडीआर को भारतीय रुपए में प्रदर्शित किया जाता है। आईडीआर को भारतीय रुपए में प्रदर्शित, एडीआर को अमेरिकन रुपए डॉलर्स में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो आईडीआर के लाभ क्या है? ये भारतीय निवेशकों को विदेशी कंपनियों में विनियोग करने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो ये भारतीय निवेशक जो होते हैं ना, विदेशी कंपनियों में निवेश करने का अवसर उपलब्ध कराता है। ये विदेशी कंपनियों की पूंजी आवश्यकता को संतुष्ट करता है, ठीक है। ये विदेशी जो कंपनी होती है उनकी पूंजी आवश्यकता को क्या करता है? संतुष्ट करता है। ये विदेशी कंपनियों को भारत में सूचीबद्ध होने की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये विदेशी जो कंपनी होती है ना, उन्हें भारत में सूचीबद्ध होने की सुविधा प्रदान करता है आईडीआर। ये उन भारतीय निवेशकों के जोखिम को कम करता है जो अपना धन विदेशों में विनियोग करना चाहते हैं। मतलब उन जो भारतीय निवेशक होते हैं, उन भारतीय निवेशकों के जोखिम को कम करता है जो अपना धन विदेशों में विनियोग करना चाहते हैं, ठीक है। जो कंपनी यहाँ आई हुई है उसी को क्या है? इन्वेस्ट कर सकते हैं भारतीय, ठीक है। अतः कंपनी जमा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, आईसीडी के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो आईसीडी का अभिप्राय एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए जाने वाले असुरक्षित अल्पकालीन वित्त से है, ठीक है। अभी जैसे हम देखते थे ना कि मतलब एक फर्म दूसरी फर्म से उधार ले लेती, कॉल मनी वगैरह, उसी तरीके से है इंटर कॉर्पोरेशन डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या होगा? एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या ले रही है? उधार ले रही है, अल्पकाल के लिए ले रही है, ठीक है। ये व्यवहार दलालों के माध्यम से, और ये जो व्यवहार होते हैं दलालों के माध्यम से होते हैं। इन जमाओं पर ब्याज की दर बैंक दर अन्य बाजारों से अधिक होती है। तो इनकी जो ब्याज दर होती है बैंक से, वो अन्य मतलब उससे अधिक रहती है। ये कानूनी झंझटों से दूर होती है, कोई भी कार्रवाई कानूनी झंझट नहीं होता है। आईसीडी की प्रकार 3 महीने वाली जमा। आईसीडी का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार ये जमाएं कंपनियों की अल्पकालीन पूंजी कमी की समस्या को दूर करने में प्रयोग की जाती हैं। इन पर ब्याज की वार्षिक दर 12% के आसपास रहती है, ठीक है। तो वार्षिक दर कम से कम कितनी? 12% के आसपास रहती है। 6 महीने वाली ये जमाएं मुख्यतः प्रथम श्रेणी के कर्जदारों को उपलब्ध होती हैं। इन पर ब्याज की 12 से 15% के आसपास रहती है, ठीक है।
फिर कहें इसमें जो कर्जदार होंगे वो क्या होंगे, प्रथम श्रेणी के होते हैं, मतलब अच्छी गुडविल वाले होते हैं। मांग जमाई की बात करें तो इसमें क्या है, जब जरूरत होगी कंपनी को तो वो क्या अपनी पैसा वापस ले सकती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऋणदाता एक दिन का नोटिस देकर, मतलब एक दिन का नोटिस देगा और अपना पैसा वापस ले सकता है। इस पर ब्याज की दर 10% के आसपास होती है। तो आईसीडी की विशेषताएं की अगर हम बात करें तो ये व्यवहार दो कंपनियों के मध्य होता है। इसमें दो व्यवहार जो होता है दो कंपनियों के मध्य होगा, ठीक है। ये जमा अल्पकाल के लिए होते हैं, और ये सिंपल सी अल्पकाल के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती हैं। ये जमा असुरक्षित होती हैं, क्योंकि इनका कोई भी कानूनी तौर से नहीं लिया जाता, इसलिए असुरक्षित होती हैं। ये व्यवहार प्राय दलालों के माध्यम से होते हैं, और ये व्यवहार दलालों के माध्यम से होते हैं, इसीलिए, ठीक है। दलाल इसमें क्या अपना प्रॉफिट कमाते हैं। इन जमाओं का कोई संगठित बाजार, तो इन जमाओं के संगठित बाजार तो है नहीं, ये दो कंपनियों में अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। इन व्यवहारों के लिए कोई कानूनी औपचारिकताएं नहीं है, तो कानूनी तरीके से हो नहीं रहा है, तो कानूनी ना वैलिड नहीं है, तो इसलिए कोई कानूनी औपचारिकताएं नहीं है। ये जमा ऋणदाताओं के लिए अधिक जोखिम वाली नहीं होती, ठीक है। ये जमा जो है ऋणदाताओं के लिए अधिक जोखिम वाली नहीं होती हैं, ठीक है। ऋणदाताओं के लिए अधिक जोखिम वाली नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी उनके लिए जो कंपनी दे रही है उसके लिए जोखिम भरी होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो हम न्यू चैप्टर लेकर के आएंगे। ये हमारा 7 चैप्टर था, अब हम नेक्स्ट 8 चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरे जो ये वीडियो जो सीरीज़ चल रही है, तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक एंड शेयर करते रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।